अच्छा, ये इस तरह के सवाल ना बंदे की इस्तेदाद बढ़ा देते हैं। कुछ प्लस माइनस एक दो चीज़ों में होता है, नहीं नहीं कोई चीज़ पेपर में सही होती, लेकिन बहुत से इजी मार्क्स इस तरह के सवालों में छुपे होते हैं। डिप्रिसिएशन एलोकेट करना, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करना, अनएडजस्टेड फिगर उठाना, फॉर्मेट्स बनाना, बहुत से इजी मार्क्स छुपे होते हैं। आधे नंबर तो वैसे ही आ जाते हैं बंदे के। ओके, अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे फाइनल अकाउंट के सवालों की रिक्वायरमेंट्स पर। तो उसके लिए हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खोल लेते हैं। अच्छा, अब पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि बैलेंस शीट भी बनाएं, नोट्स भी बनाएं, पिछले साल का डेटा नहीं चाहिए और एंड लिखा हुआ है ब्रैकेट में, नोट ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज नहीं चाहिए। बैलेंस शीट भी बनाएं, नोट्स भी बनाएं। इस सवाल में हमने बहुत से नोट्स बनाए थे। इस सवाल में शेयर कैपिटल का नोट था, इस सवाल में ट्रेड डेट्स का नोट था, इस सवाल में प्रोडक्शन कैपेसिटी का नोट था। नोट्स बनाएं सारे। नोट्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज ना बनाएं, नोट्स ऑन ये तो जब मांगेगा ना कभी स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस और अकाउंटिंग कन्वेंशन, ये कभी कभी लिख के मांगे तो बना दीजिएगा, वरना वैसे बाय डिफॉल्ट तो हर सवाल में ही बनना चाहिए ये स्टेटमेंट। जब भी नोट्स मांगे स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस और अकाउंटिंग कन्वेंशन, कल कलाम को आई कैप डालने लग गए तो हम भी डालने लग जाएंगे सवालों के अंदर। बाय डिफॉल्ट तो ये हर सवाल में डलना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस की। ये आईएफआरएस और कंपनी लॉ ही फॉलो करें ना, हम और क्या कर रहे हैं। और सारी चीजें कॉस्ट मॉडल के ऊपर है, अनलेस किसी और मॉडल के ऊपर है। तो असूली तौर पे तो वैसे ये डलना चाहिए हर सवाल में, डालना हुआ डालना स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस और अकाउंटिंग कन्वेंशन की हेडिंग देके। बहरहाल लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस तो आईकैप भी डाल रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस और अकाउंटिंग कन्वेंशन डालने को डाल सकते हैं आप, किसी भी सवाल में डाल सकते हैं क्योंकि इसमें सवाल का डेटा यूज नहीं होना। नोट्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज सवाल के अंदर उसने मांगे नहीं, लेकिन अगर इसी सवाल में नोट्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज मांग लेता तो पीपी सवाल में दिया हुआ है, लेकिन पीपी का कोई खास डेटा नहीं दिया हुआ, लेकिन पेपर में लिख सकते हैं नेसेसरी अजम्पशन लेके बना दें पीपी का, तो पीपी का बनाइएगा। इंटेंजिबल सवाल के अंदर बिल्कुल ही नहीं है अगर, तो फिर इंटेंजिबल हैं तो वो तो फिर तो 233 वॉल्यूम 1 देखाइएगा। लीज तो अल्लाह का शुक्र है सवाल में है ही नहीं, स्टॉक है, डेटर है, कैश है, इनके तो दो दो लाइन के नोट हैं, ऐसे रटा प्रोग्राम। टैक्सेशन होती है सवालों में, चाहे इधर नहीं भी है सवाल में कहीं तो चले, नहीं है तो फिर ना डालिएगा। वैसे टैक्स डीटीएल या सीटीवी तो होगा, कुछ भी नहीं है, पता नहीं ये कंपनी क्या है, फिर बेशक ना डालिएगा। रेवेन्यू रिकॉग्निशन डालना हो डाल दीजिएगा, छोड़े भरे। बोरिंग कॉस्ट तो बिल्कुल डालने की जरूरत नहीं। डिविडेंड अगर सवाल में है तब डालिएगा, वरना नहीं डालिएगा। डिविडेंड सवाल में है तो ये मोटा मोटा सवाल के डेटे में से ये 7-8 नोट्स में से देख लीजिएगा, या फिर नोट्स लिख के बता देगा। अच्छा, इनसे हटके कोई आपका नोट उसने कहा, मिसाल के तौर पे चलते थे आईएफआरएस 9 का नोट बना दे, वो कभी मांग नहीं सकता, नेवर, बट उसमें लिखा आइएगा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इज कैप्ट एट एफईटीपीएल बिकॉज दीज आर कैप्ट एट शॉर्ट टर्म। यानी जो हम हमारी पॉलिसी सीखते हैं वो लिख के आनी होती है। देखें, बोरिंग कॉस्ट में चॉइस नहीं है कि FIFO यूज करें, वेटेड एवरेज यूज करें, वो तो स्टॉक में है। बोरिंग कॉस्ट में बस एक ही रूल है, हमेशा कैपिटलाइज होती है क्वालिफाइंग एसेट के केस में। तो जो स्टैंडर्ड में किया जा रहा होता है उसे लिख आते हैं। इनटेंजिबल्स का नोट आप जाके देखेंगे, उसकी पॉलिसीज में लिखा हुआ है रिसर्च इज एक्सपेंस्ड, हाउएवर डेवलपमेंट मीटिंग फॉलोइंग क्राइटेरिया इज कैपिटलाइज्ड। अब हम कहेंगे ये तो मुझे पता था, ये लिख के आना था पेपर में, ये यानी ये लिख के आके नंबर मिल जाने थे, सोल्यूशन है अच्छा ये लिख के आना था। तो ये नोट जाके देखिएगा पेज 233 पे, आपको पता चल जाएगा। तो जो हमें पता होता है वही लिखना होता है, तो सवाल के डेटे पे थोड़ी बहुत चीजें उठा सकते हैं। हाँ, अगर सवाल आपको सवाल में एडजस्टमेंट सिक्का दुक्काएं और रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है कि नोट्स भी बनाएं और मना भी नहीं किया हुआ नोट्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में, फिर कोई जो 2-4 अकाउंटिंग पॉलिसी के नोट दिएगा। लेकिन ये तो निहायत ही मैं अजीब बात कर रहा हूँ, ये पता नहीं 10 साल बाद कभी ऐसा सवाल आए। मुझे ये लगता है कि जब भी नोट ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज आएगा तो उसमें मांगेगा, आज तक कभी आया नहीं लेकिन मांगेगा कि प्लीज प्रिपेयर नोट ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज एज वेल, और उसमें बताएगा फिर किस किस के बनाने हैं। वरना सवाल का डेटा देख के इनमें से ही देख लीजिएगा, ये जो 7-8 नोट बने हुए हैं कौन से आ सकते हैं।
इससे ज़्यादा तो और बात नहीं हो सकती, अब यही मल्टीपल ऑप्शंस हैं। और अगले सवाल में तो उसने आज वाले में स्ट्रेट अवे, आज वाले में उसने स्ट्रेट अवे कह दिया है नोट्स मुझे चाहिए ही नहीं, नोट्स मुझे चाहिए ही नहीं, आखिरी लाइन लिखी हुई है नोट्स ही नहीं चाहिए। इट मीन्स के ये वाले भी नहीं बनाने, लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस भी नहीं बनाना, फिर ये भी नोट ही है। नोट्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज भी नहीं बनाने, अकाउंटिंग कन्वेंशन भी नहीं बनाना, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस भी नहीं बनाना, और ये सारा तो आगे बनाना ही नहीं, शेयर कैपिटल और ये सारे नोट्स। इस सवाल में वैसे कोई खींचतान के नोट बन सकते थे। इस सवाल में मुझे ये लग रहा है कि पीपी का नोट बन सकता था, नहीं बन सकता था, क्योंकि अकाउंटेड एब्सेंट तीनों की अलग अलग नहीं दी हुई, अकामुलेटेड एब्सेंट सबकी इकट्ठी दी हुई है। पीपी का नोट भी नहीं बन सकता था, पीपी का नोट नहीं बनता, ओपनिंग कॉस्ट, एडिशन, ये सारा नहीं, अकाउंटिंग पॉलिसी का नहीं मैं बात कर रहा, अकाउंटिंग पॉलिसीज का बन सकता है। मैं बात कर रहा हूं आपसे प्रॉपर पीपी का नोट आईएस 16 वाला, वो नहीं बन सकता, ठीक है। और टैक्स का नोट बन सकता है, लेकिन उसमें रिकॉन नहीं बनेगी, बस टैक्स का नोट बन सकता है। रिकॉन भी ट्राई कर लीजिएगा बना के, अगर टैली करके ठीक है, वरना उसने मांगी नहीं। और डिविडेंड का नोट बन सकता है, डिविडेंड का नोट बन सकता है, डिविडेंड का नोट बन सकता है। अच्छा, हमें कैसे पता चला करेगा कौन से नोट हैं मोहतरम? वो नोट जो है ना, देखें आपने सारे स्टैंडर्ड्स के नोट, आप इतना ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है। जब फाइनल अकाउंट के सवाल में ये मसला आएगा नोट्स बना दें, और उसमें नोट्स में से कोई 4-5 बनाए होंगे, उसने आप 1-2 मिस कराएंगे, ये मसला है। इसको कवर करने के लिए भयानक बात करने लगे हैं। यानी अगर नोट बनाने हैं आपने, तो आपको सारे स्टैंडर्ड्स पता होने चाहिए, IS 38 भी पता होना चाहिए, उसका भी नोट बनता है। IS 41 में कोई खास नोट हमने नहीं पढ़े, वो रिकॉन्सिलिएशन बनती थी, वो जो प्राइस और फिजिकल चेंज, वो भी इनकरेज थी, मैंडेटरी नहीं थी, याद रखिएगा। और IFRS 8 के नोट बनते हैं। आगे चलें आप, जो है वो IS 21 में कोई हमने नोट नहीं पढ़े। उसके बाद आपका कौन सा स्टैंडर्ड, IFRS 16 रह गया, उसका डेटा आएगा, नोट बना देंगे, डेटा हुआ तो मेच्योरिटी एनालिसिस वगैरह सारा बना के दिखा देंगे। और उसके बाद जो है वो IS 12 का तो नोट इन सवालों में बनता ही रहता है अक्सर। और उसके बाद इधर आ जाए तो कंसोलिडेशन एसोसिएट है, 1037 में प्रोविजंस का नोट बन जाता है। और 10 में 2 नोट हैं, एक डिविडेंड का नोट है और एक नोट है किस दिन ऑथराइज हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि पता चले उसके बाद वाले इवेंट्स को आपने इग्नोर करना है। हाँ, IS 8 का नोट एक दफा मांगा है, जो 7-8 नंबर का उसने मांगा था। IS 38 के सवाल में मैंने दिखाया था, उसने कहा है 7-8 नंबर FR1 में से पूछ सकता हूं। वो प्रायर ईयर एरर्स, आइटम्स अफेक्टिंग SOCI, आइटम अफेक्टिंग SOFP, तो वो हल्का सा है, लेकिन उस चीज का कोई हल नहीं है हमारे पास। और आखिर में जो है वो फाइनल अकाउंट के नोट्स हैं सारे। तो मोटा मोटा हर स्टैंडर्ड को सामने रख के, घर में IFRS 16 को सामने रख के नोट सोचिएगा, IS 21 को सामने रख के नोट सोचिएगा। तो इस तरह जो जो डेटा अवेलेबल होगा उसके नोट्स होंगे। इस सवाल में से जो मैक्सिमम मैंने नोट उठाए हैं, वो प्रायर ईयर एरर का भी नोट बन सकता है IS 8 वाला प्रायर ईयर एरर का नोट बन सकता है। आइटम्स अफेक्टिंग SOCI, सेल बढ़ा देंगे, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा देंगे, टैक्स बढ़ा देंगे, इससे पैट पे क्या फर्क पड़ेगा, PBT पे क्या फर्क पड़ेगा, स्टॉक बढ़ाएंगे, ये बढ़ाएंगे, इससे RE पे क्या फर्क पड़ेगा। IS 8 इसका नोट बन सकता है पॉइंट 1 में। एक्सपोर्ट लाइसेंस का भी नोट बन सकता है, इसका तो सारा डेटा अवेलेबल है। इंटेंजिबल्स का नोट बन सकता है, और PP का नोट नहीं बन सकता, कम्युलेशन अलग अलग बने। लोन का कोई नोट नहीं बन सकता। बाकी ये टैक्स है, टैक्स का CT DT बस इतना ही बन सकता है। और क्या बन सकता है? डिविडेंड 15% को डिस्क्लोज करेंगे हम, 15% को, 20 को रिकॉर्ड करेंगे, 15 को डिस्क्लोज करेंगे। और IFRS 9 में कोई नोट्स नहीं है हमारे सिलेबस में। तो सवाल पढ़ के इक्का दुक्का नोट मिस होगा, ये कोई इतना परेशानी वाली बात नहीं है कि कौन से नोट बनाने हैं। तो सिरे से इस सवाल में ये कह रहे हैं नोट ही नहीं बनाने। लेकिन हमारे जो आजकल ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, जैसे कल भी मैंने आपको कराया था पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 7, वो आमतौर पे P&L मांगता है और साथ उसके फिर IS 12 का नोट मांग लेता है। अब इस सवाल में अल्लाह का शुक्र है टैक्स डेप्रिसिएशन भी दी हुई है। चलें, ये सवाल आप लोगों ने कल नहीं किया, कोई मसला नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 में खोल लेता हूं, 10 जो हमने क्लास में किया था। इस सवाल में तो टैक्स वालों की डिडक्शन दी हुई थी ना, इस सवाल में टैक्स वालों की डिडक्शन दी हुई थी, इसलिए हमने पूरा करंट टैक्स की वर्किंग की थी। आज के सवाल में उसने टैक्स वालों की डिडक्शन नहीं दी, उसने लाइन डाल दी अकाउंटिंग प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट एक्सीड द अकाउंटिंग प्रॉफिट बाय 5। अब वो सारा अकाउंटिंग डेप्सिल उल्टाना, टैक्सेशन माइनस करना, वारंटी एक्सपेंस उल्टाना, वारंटी पेड माइनस करना, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन लीज रेसेस उल्टाना और उसके रेंटल माइनस करना, सारा अवॉइड करके उसने एक लाइन डाल दी। तो वो सवाल का डाटा बताएगा।
और जो पिछले सालों की एरर्स होंगी उनको तो हम रिटेन्ड अर्निंग में सही किया करेंगे, जो चेंज इन एस्टीमेट है वो इस साल के P&L के मुंह पे लाके सही किया करेंगे। इस सवाल जो हमने पिछले पार्ट में किया उसमें दोनों काम हमने किए हैं, पिछले साल की एरर भी सही की है और टैक्स का चेंज इन एस्टीमेट भी सही किया। तो दैट इज अ स्टोरी, बट ये स्टोरीज नेवर एंडिंग होती हैं। यू विल स्टिल गेट इंशाल्लाह 60 to 70% मार्क्स भी आगे तो काफ़ी होंगे। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह परेशान होने वाली नहीं होती। लेकिन डिस्क्लोजर्स में कुछ भी हो सकता है, वो फॉरेन सब्सिडरीज का डिस्क्लोजर मांग ले, खाली 6-7 नंबर के सवाल आते हैं, बट डिस्क्लोजर के अंदर से 20 नंबर का कंसोलिडेशन का आ जाए तो खाली 6-7 नंबर का एक छोटी सी चीज़ के ऊपर डिस्क्लोजर आ जाएगा। तो डिस्क्लोजर P&L और बैलेंस शीट के हमें सारे पता होने चाहिए। ये नहीं कि इसी तरह के फुल फ्लेश सवाल आएंगे जैसे हमने 2-3 दिनों में किए। ओके, वापस आ जाएं ये नोट्स की तरफ, किधर है? ओके, फाइनल अकाउंट की जान लें, किधर आ रहा है फाइनल अकाउंट्स? MCQs रह गए हैं बस, हाँ बाकी सारा हो गया। ओके, एथिक्स के 2 सवाल पास पेपर के रिवाइज करने हैं हमने, फाइनल अकाउंट के MCQs करने हैं। ये टाइम मिला तो कर लेंगे। अभी आप ऐसा करें, फिर ज़रा फाइनल अकाउंट लगा हुआ है साथ ही, इसके MCQs निकाल लें। पैंतीस और ये तो करें ना पहले, 45 और 35। एक्सट्रैक्ट्स मींस के यानी कि जो चीज़ें बैलेंस शीट के फेस पे आ रही हैं डेटे की बेस पे, वो बना दें, जो डेटा अवेलेबल होगा उसका, तो वही जवाब है ना। हाँ जी, कौन सा मैंने लिखा हुआ है MCQ? 45। अच्छा, ये ना अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ, एनालाइजिंग एक्सपेंसेस इन P&L रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड नेचर ऑफ एक्सपेंस ओनली, फंक्शन ऑफ एक्सपेंस ओनली, और फंक्शन ऑफ एक्सपेंस विद एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन नेचर, एंड नेचर ऑफ एक्सपेंस विद एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन। अच्छा, ये जो हम अभी करके आए हैं सेल कॉस्ट ऑफ सेल वाला सवाल पिछली क्लास में, ये नेचर ऑफ एक्सपेंस था या फंक्शन? मैंने एक रट्टा लगवाया था कि नेचर का आपको अब आके पता चला है जिंदगी में, पहले आप फंक्शन ही करते रहे हो दुनिया में, तो नेचर का आके आपको अब पता चला है। नेचर वो नया वाला तरीका था, सेल्स एड अदर इनकम, टोटल इनकम, चेंज इन स्टॉक, सैलरीज, डेप्रिसिएशन, वो था। तो ये ना ICAP ने अपनी किताब में वाजे लिखा नहीं हुआ, ये MCQ आउट ऑफ सिलेबस है। मैंने आपको कहा था कि कंपनी लॉ वाले भी दोनों अलाउ करते हैं, नेचर से कर लें या फंक्शन से कर लें, लेकिन असल बात आज ये है कि फंक्शन से कर दें, कंपनी लॉ कहते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाके नेचर से भी जरा बता दें ताकि लोगों को पता चल जाए। ये असल बात है, मेन पे वही रखें, नीचे जाके कहीं नोट में अलग से नेचर भी बता दें। दूसरा MCQ कौन सा लिखा है? 35। जी, पेज 761। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू IS1? IS1 होता है यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में IS1, जो बेसिकली जहां प्रूडेंस की डेफिनेशन है, इन चीजों की डेफिनेशन है। SOCI may be presented as a single statement or in two statements displaying P&L and OCI। इसमें भाई 2 तरीके होते हैं। SOCI may be presented as a single statement, या जो हमारी पैकेजेस की याद थी उसमें सिंगल स्टेटमेंट नहीं होता, उसमें 2 होती हैं। पैट पे क्लोज हो जाता है, फिर पैट को उठा के अगले सफे पे लेके जाते हैं ऐसे ही लोग पागल, और उसमें ये डालकर OCI उधर TCI कैलकुलेट करते हैं, तो उधर फिर इधर हेडिंग P&L दी होती है। 2 तरीके हैं, दोनों तरीके एक्सेप्टेबल हैं। पहला तरीका एक ही सफे पे सब कुछ आ जाए एज अ सिंगल स्टेटमेंट। दूसरा तरीका, पैट तक का नाम P&L रख दें, पैट को उठा के अगले पेज पे ले जाएं, या उसी पेज पे नीचे जगह हो तो पैट को उठा के दोबारा अगले पेज पे ले जाएं और फिर OCI डालें, और लेकिन इसका नाम फिर SOCI रखेंगे। तो ये बात तो सही है, मे बी प्रेजेंटेड एज अ सिंगल स्टेटमेंट और इन 2 स्टेटमेंट्स। एनालाइजिंग एक्सपेंसेस इन P&L मे बी प्रेजेंटेड यूजिंग क्लासिफिकेशन और नेचर। अच्छा, इसको भी अब ICAP ने टिक किया हुआ है अपने MCQs में, खींच के टिक कर ही सकते हैं, लेकिन असल बात वो है जो लेटेस्ट MCQ में आई थी कि
फंक्शन के मुताबिक बनाएं और नेचर को कहीं क्लोज कर दें। तो तकरीबन खींचतान की ये बात भी कवर हो ही रही है। दोनों मुझे थोड़े कॉन्ट्राडिक्टरी लगे थे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ओके, अगला है ये जो लोन वाला है। ठीक है, नमाज पढ़ाएं, पॉज कर दो भाई। अच्छा, पूरा प्लान चल लें अब। ओके, Which of the following statement is appropriate regarding compliance with IFRS? IFRS के साथ हम कंप्लाई कर रहे हैं, इसमें कौन सी स्टेटमेंट आपको जो है वो लग रही है कि ये नहायत ही कमाल किस्म की स्टेटमेंट है और ये तो जो है वो ज़बरदस्त हो गया। जी, एक बंदा दावा कर रहा है कि मैं IFRS को फॉलो कर रहा हूँ। अब वो कौन सी स्टेटमेंट दे जिससे लोगों को यकीन आ जाए कि ये IFRS को फॉलो कर रहा है? सी वाली, दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रोवाइडेड इन अकॉर्डेंस विद IFRS. Each component of financial statement shall be identified clearly. In addition, the following information shall be displayed prominently. Name, बिल्कुल, नेम ऑफ चीफ अकाउंटेंट भी आना चाहिए हर कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, यानी बैलेंस शीट के ऊपर भी नेम ऑफ CFO आना चाहिए, P&L के ऊपर भी नेम ऑफ चीफ अकाउंटेंट आना चाहिए। वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कवर द इंडिविजुअल अंडरटेकिंग और अ ग्रुप, बिल्कुल बताना चाहिए। बैलेंस शीट की डेट आनी चाहिए और पीरियड कवर्ड आना चाहिए। प्रेजेंटेशन करेंसी आनी चाहिए, यानी रुपीज़ है या क्या है, और लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ भी आना चाहिए कि रुपीज़ इन 1000 है या ये 2 को क्रॉस कर देंगे। MCQ नंबर 27, गलत अकाउंटिंग पॉलिसी को रेक्टिफाई किया जा सकता है बाय डिस्क्लोजर। अकाउंटिंग पॉलिसी गलत बना दो, नीचे डिस्क्लोज कर दो कि वो गलत है। बताएं, डिस्क्लोजर बना, ऊपर गलत पॉलिसी लगा दो, नीचे बता दो कि मैंने गलत लगा दी है। नोट्स में बता दो कि मैंने गलत लगा दी है। एक्सप्लेन करके कहीं लिख दो कि मैंने गलत लगा दी है। ठीक है। इक्विटी डिविडेंड्स पेड कहाँ आने चाहिए? पेड, अभी ये जो सवाल किया हमने शाहीन वाला, इक्विटी डिविडेंड्स पेड कहाँ आने चाहिए? रिडक्शन फ्रॉम रिटेन। हमारा अकाउंटिंग तो ज़्यादा तो उन्हें रिटेन से पहले ही माइनस किए हुए थे, लेकिन ये रिटेन अर्निंग में से माइनस करके आने चाहिए। ओके, IS1 डिफाइन द ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल होते हैं चीज़ें खरीदने से लेके बेच के पैसे आने तक। तो ऑप्शन देख लें फिर कौन सी है। ये शायद FR1 का इंट्रो का सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रिक्वायर्ड बाय IS1 टू बी प्रेजेंटेड ऑन फेस। फेस पे क्या नहीं, इन्वेंट्रीज नहीं आनी चाहिए, प्रोविजंस नहीं आनी चाहिए, गवर्नमेंट ग्रांट्स नहीं आनी चाहिए, इंटेंजिबल्स नहीं आने चाहिए। प्रोविजंस तो आती हैं बैलेंस शीट के फेस पे, प्रोविजन फॉर टैक्स वगैरह। गवर्नमेंट ग्रांट्स नहीं आती बैलेंस शीट के फेस पे, ये तो बल्कि कुछ पता नहीं इनकम होती हैं या फिर डेफर करके जाती हैं। अच्छा, OCI में क्या जाना है, छोड़ें यार ये ऐसे, उसको भी रहने दें, छोड़े करें। अच्छा, अर्थ लिमिटेड इज अ नॉन लिस्टेड कंपनी। अर्थ लिमिटेड इज अ नॉन लिस्टेड कंपनी। ओ तेरी खैर, इसको छोड़ें, पहले ज़रा वो मैंने 2 सवाल कराने हैं बच्चों के आने का, ज़रा वेट कर रहा हूँ मैं बस। ये इधर से आए, ये एक सवाल आया था इस अटेम्प्ट में, ये अजीब सा था, इसमें एक कॉन्सेप्ट, इसको छोड़ें। अच्छा, 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड एट सेपरेट लाइन ऑन बैलेंस शीट फेस एज पर 4th शेड्यूल। अच्छा, एज पर 4th शेड्यूल 5th शेड्यूल कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये जो बैलेंस शीट के फेस पे चीज़ें लानी है ना, ये 4th 5th दोनों के मुताबिक हैं। इसके ऊपर यहाँ उसने कुछ नहीं लिखा हुआ कि ये एज पर 4th शेड्यूल है और एज पर 5th शेड्यूल है। ये देखें, यहाँ कोई बाइफर्केशन नहीं है 4th 5th शेड्यूल की, ये दोनों के मुताबिक है। सरप्लस CWIP नहीं नज़र आ रहा, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स एंड प्री पेमेंट्स नज़र आ रहे हैं, अनक्लेम डिविडेंड नज़र आ रहा है। अब ये इतने से उसने MCQ बना लिया कि ये CWIP। वैसे तो बैलेंस शीट के फेस पे कुछ कंपनी शो करती हैं, लेकिन कहते हैं कंपनी लॉ के मुताबिक कोई ज़रूरी नहीं है, मर्ज भी कर दो कहीं तो खैर है। क्लियर? चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट?
जी पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज तो वो काफी सारी थी ना, पेज 624 पे जो लिखी हुई थी। पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज मस्ट फॉलो द रिक्वायरमेंट्स ऑफ 4th शेड्यूल। पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज नहीं, इन्होंने तो कौन सा शेड्यूल फॉलो करना होता है? 5th शेड्यूल। पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज मस्ट फॉलो द रिक्वायरमेंट ऑफ 5th। पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज लिस्टेड कंपनी भी है, लेकिन ये लिस्टेड सारी ने तो 4th शेड्यूल नहीं फॉलो करना ना। नेक्स्ट आगे चलें। IS1 requires entities to show the analyzing by expenses by nature as well as by तो बात गलत है, तो आप फिर बता दें कौन सी है? डी ऑप्शन। With regards to accounting regulations in Pakistan, the ICAP is responsible for recommending accounting standard, approving, issuing नहीं, recommending। पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज वो लंबी लिस्ट थी, इंश्योरेंस कंपनीज थी, बैंक्स थे, वो सारी थी। ये अब टाइम नहीं है, पेज 624 खोल के देख लेना, उसमें पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज काफ़ी सारी आती हैं, कोई तकरीबन 10-12 लिखी हुई थी, याद होगा कुछ लोगों को शायद, एक सफ़ा था लंबा सा। ए लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी है और इसकी पेरेंट है बी लिमिटेड, इज द पेरेंट ऑफ बी लिमिटेड। बी लिमिटेड क्या है? लिस्टेड। Which schedule of company law would apply to A and B? Listed पे तो 4th शेड्यूल, और अनलिस्टेड इधर देखें कोई पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, अनलिस्टेड पे तो सब पे कौन सा लगता है? 5th शेड्यूल। बस 4th एक ही पे लगता है, किसके ऊपर? लिस्टेड के ऊपर। तो बताएं कौन सी ऑप्शन? एसी चला दो भाई, क्या सारी बंद कर दी? क्या चक्कर है? बंदा चेक कराओ कौन आया था। अच्छा ये वो पास्ट पेपर के ही सवाल उसने डाले हुए हैं, ये हमने सवाल क्लास में किए हुए हैं मोरलेस। अच्छा MCQ 33, ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड यूजिंग एक्रूअल अकाउंटिंग। नहीं, कैश फ्लो एक्रूअल अकाउंटिंग के मुताबिक नहीं बनती। बाकी बैलेंस शीट है, P&L है, नोट्स हैं, वो एक्रूअल अकाउंटिंग के मुताबिक बनती है। कैश फ्लो एक्रूअल अकाउंटिंग के मुताबिक नहीं बनती। एंटिटी शेल रीक्लासिफाई द कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन अनलेस रीक्लासिफिकेशन इज इम्प्रैक्टिकेबल। ये बात ठीक है, रिक्लासिफाई करना चाहिए चीज़ों का, FR1 में पढ़ा था, लेकिन अगर इम्प्रैक्टिकेबल है तो फिर ना करें। अच्छा जी, हाँ चलें, अब जिसने आना था वो आ गया, अब ये वाले 2 सवाल हैं, करें। एक एंटिटी का ईयर एंड है 30 जून 2019, व्हेन इट हैज अ लॉन्ग टर्म लोन ड्यू ऑन 29 फरवरी 20। ये तो फिर करंट हो गया तकरीबन, बता दें, ये तो करंट हो गया ना, 29 फरवरी 20, 30 जून 20 से पहले पहले। लोन इज रीफाइनेंस्ड अल्हम्दुलिल्लाह 20 दिन बाद, एंड नाउ इट इज रीपेबल वेरी लेट। ये रीफाइनेंस हो गया और काफी लेट अब पे करना है। द लोन शेल बी प्रेजेंटेड एज अ, क्यों? क्योंकि रीफाइनेंस बैलेंस शीट डेट के बाद होना नॉन, इट विल स्टिल बी शोन इन करंट लायबिलिटीज। अगला ट्राई करें। हाँ जी, मेरा ईयर एंड क्या है? अगला ईयर एंड कौन सी ऑप्शन आपने टिक की है? नॉन करंट वाला कौन है? जी वेल डन। एन एंटिटी ईयर एंड इज 30 जून 19। पिछला ज्यादा आसान था, ये जरा सोचने वाला था। एन एंटिटी ईयर एंड इज 30 जून 19, इट ब्रीच द कंडीशन ऑफ लोन। वही जो IAS 37 में भी सवाल करके आए हैं, पता नहीं अब जवाब उससे ऐसा है या नहीं, वो तो सवाल पूरा पढ़ने दें। इट ब्रीच द कंडीशन ऑफ लोन एंड इट इज नाउ पेएबल ऑन डिमांड, फौरन जैसे ही डिमांड करेगा बैंक देना पड़ेगा। तो यहां तक लग रहा है कि ये करंट है। हाउएवर ऑन 30 जून द बैंक एग्रीज
नॉट टू डिमांड द पेमेंट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच, जो कि ये कर चुका है 30/20 से पहले पहले ब्रीच, वो कहते हैं मैं उस ब्रीच की वजह से तेरे से डिमांड नहीं करूंगा। However, on 30 June, the bank agrees. हमारे साल ही एग्री हो गया। However, on 30 जून the bank agrees. इस सवाल में कब एग्री करा था? 20 जुलाई 19 को। On 30 जून the bank agrees not to demand the payment as a consequence of breach. ब्रीच की वजह से जो तुमने ब्रीच कब की है? प्रायर टू 30 जून 20, ये फिक्रा गोल में। ब्रीच तुमने 30 जून 20 से पहले की है, उसकी वजह से मैं अब डिमांड नहीं करूंगा पैसे, और मैं तुम्हें दे रहा हूं एटलीस्ट 12 मंथ ग्रेस पीरियड टू रेक्टिफाई ब्रीच, और मैं तुम्हें 12 महीने दे रहा हूं, इस ब्रीच को जरा जल्दी से सही कर लो। लेकिन अब मैं तुम्हारे ऑन डिमांड खत्म हो गया है, ऑन डिमांड खत्म हो गया है, और अब ये ब्रीच जल्दी से सही कर लेना, बस ठीक है, मेरी तरफ से कोई मसला नहीं है। मेरे तो ख्याल से उसने अब उसको रिलैक्स कर दिया खुद ही। इसको कहां शो कर दें? नॉन करंट लायबिलिटी। हाँ, 1 साल दिया है उसने उसको गलती सही करने के लिए, वो कर लेगा इंशाल्लाह सही। हम अब वैसे ही सवाल से लड़ेंगे, वो गलती नहीं सही कर सकेगा। 30 जून को एग्री हो गया है, ऑन 30 जून, ये लफ्ज था असल में। Which schedule of company lists the classification criteria? Third schedule. Earth is a non-listed company, but according to third schedule, it is public interest company. Earth is a non-listed, ये नहीं लगाना, it is a public interest unlisted company. That's why which schedule is applicable? Fifth schedule. Neptune is a large size company according to third schedule. Which schedule is applicable to? Neptune is a large size company. Which schedule is applicable? Fifth schedule. शेयर कैपिटल्स के केस में कौन कौन सी डिस्क्लोजर देनी है? ये तो चारों ही हैं। वो तो डिस्क्लोजर जिसने रिवाइज किए हों। एग्जेक्टिव वो होता है जिसकी तनख्वाह 12 लाख से ज्यादा हो। Loans and advances other than those to the name of the borrower, the repayment of loans with this requirement is of ये रिक्वायरमेंट मेरे ख्याल से फोर्थ की है सिर्फ, इसके नीचे एक लाइन डली हुई है। हाँ, लाइन डली हुई है। द अबव पैरा इज नॉट रिक्वायर्ड इन फिफ्थ शेड्यूल, पेज नंबर 591 है शायद, 592 पे। Loans and advances to directors of company, it is required to disclose the loans and advances have been made in compliance with the नहीं, ये रहने दें, ये अब नहीं है। फिक्स एसेट के डिस्क्लोजर देने होते हैं, सारे ही देने होते हैं, जाके देख लीजिएगा। वो जो डबल से नहीं बताते थे 5 लाख से ज़्यादा और 5 मिलियन से ज़्यादा हो। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड इज शोन इन P&L। वो आज वाला सवाल की है शाहीन वाला। डिस्ट्रीब्यूट करने वाला P&L में शो नहीं होता, मिलने वाला P&L में शो होता है। डिस्ट्रीब्यूट करने वाला स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर शो होता है। अब पब्लिक यूटिलिटी और सिमिलर कंपनी, पब्लिक यूटिलिटी और सिमिलर कंपनी ना वही है, वो जो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी है, इसकी पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी है, शैल बी क्लासिफाइड एज पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी। डिसाइड कौन करता है अकाउंटिंग रूल? SECP। और रिकमेंड ICAP। चलें जी, बच्चे जो आगे होंगे आने थे। तो अब हमारी डिस्कशन क्लोजिंग की तरफ जा रही है। किधर है ये? इसमें MCQs लिख देंगे, फिर हम डाल देंगे जो की हैं। ठीक है, अब या तो एथिक्स की तरफ पहले मूव कर लेते हैं, या फिर जो है वो IFRS 15 देख लेते हैं। पहले कंसोलिडेशन का सवाल कर लें, 9 का 6। मैं 5 मिनट लगाऊंगा, समझ आ गया ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं। क्वेश्चन 9 पास पेपर, क्वेश्चन 9 का 6। ऐसे ही कोई बच्चे पूछ लेते हैं, इस वजह से करा रहा हूँ, वरना कोई 5 मिनट तो कहने के ही होते हैं, फिर जब खुलती है बात तो फिर 50% मुँहों से हाँ ना निकल जाए तो पढ़ें एडजस्टमेंट।
अच्छा, एक मसला बच्चों को यहीं पे फंसा हुआ है कि आन की है इनकम इधर, रिसीव हुई है इधर, तो भाई ये पुराने लोगों की है, आन इधर हुई है ना, तो ये पुरानों को देनी है, वो जो वर्किंग 5.0 खोली थी, और एक ये था रिसीव हो गई इधर, तो भाई ये आन भी फिर उसी वक्त हुई है, ये नयों की है। एक सवाल में लिखा हुआ था आन हुई इधर, रिसीव हुई इधर, तो ये पुरानों की है। एक सवाल में लिखा हुआ था रिसीव हुई इधर, ओ भाई अब आन इधर नहीं हुई होगी, फिर कैश डेबिट इनकम क्रेडिट एंट्री हुई होगी, तो वो फिर नयों की है। ऐसी जहन में चलते चलते, हाँ जी, पेज नंबर 157। बीएल, बीएल कौन है? सब्सिडरी। बीएल क्रेडिट बैलेंस इन एएल बुक्स, यहां तक मतलब बताएं, बीएल क्रेडिट बैलेंस इन एएल बुक्स, डेटर लिखूं यहां आगे या क्रेडिटर लिखूं? बीएल एएल की बुक्स में बीएल को, बीएल से फिक्रा पूरा कर दें। एएल की बुक्स में बीएल इन एएल बुक्स, एएल की बुक्स में बीएल्स पेबल बैलेंस, बीएल्स पेबल बैलेंस, पेबल लिख लें। दोबारा पढ़ लें, ये पहले तो इतना तो फिक्रा पड़े ना, बीएल्स पेबल बैलेंस या रिसीवेबल, क्रेडिट का क्या मतलब है? क्रेडिट का मतलब पेबल, बीएल्स पेबल बैलेंस इन एएल बुक्स, तो बीवी तो बड़ी स्ट्रांग है, बस श्योर ने उसको पैसे देने हैं आज तो। और अगर लिखा होता बीएल्स रिसीवेबल बैलेंस इन एएल बुक्स, फिर लेने होते, फिर डेबिट बैलेंस होता। बार बार फोकस करें फिक्रे पे, बुक्स किसकी हैं? आगे डज नॉट एग्री तो छोड़े ना, अभी बुक्स किसकी हैं? एएल की। बीएल का कौन सा बैलेंस आ रहा है उसमें? पेएबल बैलेंस, पेएबल बैलेंस। क्या चीज? बीएल की किताबों की बात ही नहीं हो रही ना, मसला ही तो ये है। बीएल की, बीएल्स पेएबल बैलेंस इन एएल बुक्स, बीएल को पेएबल है इन एएल बुक्स, बीएल को पेएबल है इन एएल बुक्स। ओके, डज नॉट एग्री विद बीएल्स बुक्स, ये किसकी किताबों से एग्री नहीं कर रहे? बीएल की किताबों से। ड्यू टू 7 million चार्ज्ड बाय एएल फॉर मैनेजमेंट सर्विसेज ऑन 26 दिसंबर, उसने चार्ज कर दिए हैं, तो फिर इसने क्या नहीं किए होंगे? बी ड्यू टू 7 चार्ज्ड बाय एएल, उसने चार्ज कर दिए हैं, तो इसने फिर एंट्री नहीं की होगी, यही वजह होगी ना। अब ये कोई कैश इन ट्रांजिट तो है नहीं कि पहुंचा नहीं, उसने चार्ज कर दिए हैं। जरा एएल ने बताएं क्या एंट्री की होगी चार्ज करते हुए? चार्ज करते हुए रिसीवेबल डेबिट अदर इनकम क्रेडिट, कितने से? 7 से। अच्छा, वैसे उसने क्या एंट्री करनी चाहिए थी? बीएल को क्या एंट्री करनी चाहिए थी? बीएल को अपनी किताबों में क्या एंट्री करनी चाहिए थी? बीएल को एंट्री करनी चाहिए एक्सपेंस डेबिट, कितना? 7। टोटल मैनेजमेंट फी ड्यूरिंग द
मंथ इज या ड्यूरिंग द ईयर इज 16, टोटल मैनेजमेंट फीस 16 है। अच्छा, अब फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन इसको जरा बराबर लेते हैं, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन इसको बराबर लेते हैं। मुझे ये बताएं कि एएल ने क्या बुक कर लिया हुआ है। आपको पहली लाइन से कैसे पता चला? डज नॉट एग्री विद बीएल बुक्स, बीएल को फोन किया, उससे एग्री नहीं कर रहा। ड्यू टू 7 चार्ज्ड बाय एएल, एएल ने 26 को ये एंट्री कर ली है, एएल ने 26 को ये एंट्री कर ली है, लेकिन अभी तक इसने एंट्री पास्ट टू बी पास्ट। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि मैं तो कह रहा हूं एएल ने रिसीवेबल बुक कर लिया हुआ है, और सवाल भी कह रहा है रिसीवेबल बुक कर लिया हुआ है। चार्ज्ड बाय का मतलब यही होता है, और उधर एएल की किताबों में पेएबल आ रहा है। भाई एक्सलेंट, इस ट्रांजैक्शन की वजह से एएल का रिसीवेबल आ रहा था। हो सकता है ड्यूरिंग द ईयर कोई एस ने पी को चीजें या और बेची हो, जो सवाल नहीं बताएगा तो भी कोई मसला नहीं, आपस के रिसीवेबल पेएबल चलते रहते हैं। इस ट्रांजैक्शन की वजह से पी का रिसीवेबल है, वैसे तो पी का ओवरऑल क्या आ रहा है? पेएबल। अब वही काम करेंगे जो डीटीएलए में करते थे, स्लैश पेएबल। असल में पी ने पेएबल अपना कम कर दिया होगा, पी ने अपना रिसीवेबल बढ़ा। देखें, किसी से आपने लेना है तो लेबल, मैंने आपसे पैसे लेने हैं, लेबल बढ़ाने की बजाय मैंने कोई आपको जो पेएबल था वो कम कर। आपको सर कैसे इल्हाम हुआ कि उसने पेएबल कम किया है? भाई वो जो भी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में डीटीएल का अकाउंट खुला हुआ था, तो मैं डीटीए की एंट्री करता था, स्लैश डीटीएल डाल देता था, क्योंकि अकाउंट वो वाला खुला होता था। तो ये अकाउंट अब पेएबल वाला खुला हुआ है ना, तो इट इज द वर्स्ट क्वेश्चन इन द आईकैप्स हिस्ट्री, जिसमें इधर पेएबल चल रहा है और उधर एंट्री में रिसीवेबल आ रहा है। तो ये वर्स्ट पार्ट तो दूर की बात, हमें पता चला वही लाइन हमारे लिए मसला है। पहले बीएल्स क्रेडिट बैलेंस, अगली लाइन है तो अच्छा, और यार कुछ भी नहीं होना था, मैं आपको बताऊं, सच्ची बात बताऊं, बच्चे जो है ना क्या करके आए थे, बच्चे 38 जो, कुछ बच्चे 38 जो दोनों जगह से माइनस कर रहे थे, कुछ बच्चे एक जगह से दूसरी जगह 38 जमा 7 करके माइनस कर रहे थे, और 7 की एंट्री तो मेजॉरिटी बच्चे कर ही आए थे एक्सपेंसेस के अंदर, उसका एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे थे। तो कोई मसला नहीं होता इन एडजस्टमेंट में। 38 भी दोनों जगह से कैंसिल कर देंगे, थोड़े से मार्क्स मिल जाएंगे, और एक की किताबों में एंट्री नहीं हुई भी, ये वाजे पता चल रहा है। ओके, अब मुझे ये बताएं कि उसने एग्री नहीं कर रहा, तो इसने क्या किया होगा? रिसीवेबल बुक किया होगा, या खड़ा ही पेएबल अकाउंट है? पेएबल। तो पी ने रिसीवेबल बुक करके चार्ज किया होगा, या पेएबल कम करके? उसने रिसीवेबल बढ़ाया, उसने रिसीवेबल, उसकी किताबों में तो रिसीवेबल आ रहा है ना, उसकी किताबों में क्या आ रहा है? रिसीवेबल आ रहा है। तो उसको अब क्या एंट्री करनी चाहिए? खर्चा डेबिट पेएबल क्रेडिट, या खर्चा डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट? रिसीवेबल क्रेडिट की लॉजिक बताएं। मेरा खर्चा है, मैंने वापडा वालों को पे करना है, मेरा खर्चा है, मैंने वापडा वालों को पे करना है। मैंने वापडा वालों को कहा यार आपका बंदा आया था, मेरे घर चोरी करके चला गया था, तो मैंने आपको पे करने थे, और वो जो आपसे रिसीव करने हैं वो छोड़ देता हूं आपको। तो ऑब्वियसली उधर रिसीवेबल अकाउंट चल रहा है ना, इसलिए मैंने इसको स्लैश रिसीवेबल कर दिया। लेकिन सवाल कह रहे हैं कि इस वजह से उसने भी रिसीवेबल कम नहीं किए, रिसीवेबल कम नहीं किए, तो ये किस पे खड़ा हुआ है बैलेंस? 45। तो दैट वाज कोशिश की थी हमने इसको 5 मिनट में करने की, पता नहीं कोशिश कामयाब हुई या नहीं हुई। अब रेक्टिफाइंग एंट्री ये बनेगी, एक तो तरीका ये हो सकता है, चलें आप स्टेप वाइज ही एंट्री कर लें, आप स्टेप वाइज एंट्री कर लें। पहले एरर रिमूव करें, एरर रिमूव करें, एरर रिमूव करने की वही एंट्री जो भी आप लोगों ने देखी है। एक को अभी तक, दूसरे को पता नहीं चला ये मेरा खर्चा है, उसने चार्ज कर दिया हुआ है, इसको पता नहीं चला मेरा खर्चा। ये इजी मार्क्स लीजिएगा पेपर में, खुदा के लिए ये इजी मार्क्स लीजिएगा पेपर में, ये इजी मार्क्स लीजिएगा पेपर में। खर्चा डेबिट, और उसकी किताबों में आपने नजर मारा पेएबल है ही नहीं, रिसीवेबल कितने से? 7 से।
अब तो मुझे बताएं उसकी किताबों के अंदर जो है वो क्या एंट्री हो जानी चाहिए, खर्चा डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। अब जब ये एंट्री मैं पोस्ट कर दूंगा तो बता दें 38 वहीं खड़ा रहेगा, ये एंट्री पोस्ट करने से 38 वहीं खड़ा रहेगा, लेकिन 45 38 पे आ जाएगा। अब दोनों फिगर 38 पे आ गई। अब वो कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट कर दें। क्या आपको लग रहा है ये अब 38 पे आ गया कम होने की वजह से? अब कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट करें क्या? रिसीवेबल पहले खत्म कर दिया करें, रिसीवेबल क्रेडिट और पेएबल डेबिट। कितना? 38, सॉरी 38। ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एरर सही हो गई है। वैसे आमतौर पे वैसे खर्चे कैसे रिकॉर्ड होने चाहिए? एक ने भेज दिए बिल, दूसरे को मिला नहीं बिल, खर्चे आमतौर पे रिकॉर्ड होने चाहिए खर्चा डेबिट पेएबल क्रेडिट। लेकिन वो डीटीएल टाइप, डीटीएल नजर नहीं आ रहा था तो हमने डीटीए टाइप रिसीवेबल कर दिया, तो ये आ जाके ये कंसोलिडेशन की एंट्री बनी है। जी पी की किताबों में क्या एंट्री होती है? हेस्ट मेक्स वेस्ट, हेस्ट मेक्स वेस्ट। रिलैक्स हो जाए यार, कोई नहीं, 6 बजे का टारगेट छोड़ें। पी की किताबों में क्या एंट्री होती है? रिसीवेबल डेबिट। और एस की किताबों में एक्सपेंस डेबिट। द पी चार्ज 7, however S has not recorded, उसने नहीं लिखा हुआ लेकिन मुझे पता है। अच्छा, अब किया क्या हमने? रिसीवेबल को काट के पेबल कर दिया और पेएबल को काट के, क्योंकि दोनों की किताबों में, पी की किताबों में क्या पड़ा हुआ था? पेएबल, और इसकी किताबों में सवाल में एक लाइन लिखी हुई थी, सवाल में लाइन लिखी हुई थी द बैलेंस डज नॉट एग्री, क्योंकि ये एंट्री नहीं हुई, तो उसने भी रिसीवेबल काम नहीं किया। रिसीवेबल को मैंने शूट अप करा दिया 45 पे। ये थोड़ा सा इल्हाम नहीं हुआ था, ये थोड़ा सा जरा लॉजिक से निकला है। और अब हमने क्या करना है, ये एंट्री ऑलरेडी पास, ये मैंने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोलने की कोशिश की है, ये टू बी, तो टू बी पास वाली पास करें। फिर अब पेपर में क्या करना है, इन एग्जाम, वो तो लॉजिक के लिए था ना, इन एग्जाम ये वाली करनी है, खर्चा डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। कितने से? 7 से। ये क्या हो गया? एरर रेक्टिफाई। और कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट, रिसीवेबल क्रेडिट कितने से और पेएबल डेबिट कितने से? 38। पी एंड एल के एतबार से आप मुझे बताएंगे ये एडजस्टमेंट, अभी कर लें इसको पहले। ओके, पी एंड एल में आप ये वाली एंट्री पोस्ट करवा दें दोनों। ये तो बैलेंस शीट में SRE, एडमिन एक्सपेंसेस, अदर इनकम।
जी बोलें। और वर्किंग 5 में जाके SRE टाइप एडजस्टमेंट है, एस का प्रॉफिट, ये कैंसिलेशन की एंट्री नहीं है, ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एरर सही हो रही है। एक वो जो सुबह सुबह मैंने आपको सिखाई थी -16 वो P&L के लिए बताया हुआ था उसने, -16 यानी 16 में से 7 11 की एंट्री हो चुकी हुई थी, 7 की एंट्री बस एक ने नहीं की थी। ये 7 डालने की वजह से ये भी 16 पे आ गया था। ये एंट्री आसान होती है, ये फौरन पेपर में कर देनी है, -16 बैलेंस शीट में क्या कैंसिल हो गए, रिसीवेबल पेएबल, लेकिन ये इसके नहीं है, ये रिसीवेबल पेएबल कोई और ही चल रहे हैं, पता नहीं ओवरऑल कोई ना कोई चल रहे हैं पीछे से बैक एंड पे, पता नहीं कौन सी चीजों के, मैनेजमेंट फीस के अलावा भी कहानियां होंगी। इसको कभी वर्किंग 5 में नहीं लेके जाना, इसको कभी वर्किंग 5 में नहीं लेके जाना। इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस, मैनेजमेंट फीस इनकम, मैनेजमेंट फीस एक्सपेंस जो बराबर अमाउंट से कैंसिल होती हैं, इसको वर्किंग 5 में नहीं लेके जाना। हाँ सेपरेट किताबों में कोई एरर हो गई है वो और बात है, वो अगर एस ने की है तो वर्किंग 5 वरना कुछ नहीं। जी एथिक्स में आए फिर वो किताबों को हाथ तो ऐसे डालते हैं जैसे ये स्वीडिश की प्लेट थी, फिर नमकीन पे आ गए, फिर नमकीन से स्वीडिश, चाय बिस्किट चल रहा है। ओके फाइनल अकाउंट्स नहीं, एथिक्स कुछ कड़े हो गए हैं बीच में। क्वेश्चन 3 किया हुआ है ना, ये बताएं जरा पेज 606 पे। जी किया हुआ है, तो हमने कहा था क्वेश्चन 3 रिवाइज करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा ये भाई आपसे बात हो चुकी हुई है कि अगर बॉस हमें कहे हायर प्रॉफिट्स शो करो बुक्स के अंदर, रीजन क्या है कि हमारा स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग मिल जाए, तो आप लोग 3 चीजें हिट करके आएंगे जब भी बॉस एम्प्लॉय को गलत काम करने को होगा, 3 चीजें हिट करके आएंगे। लेकिन इसको याद रखिएगा, मेरा मशवरा है कि न्यूट्रल में लिख आइएगा कि बॉस इसलिए न्यूट्रल नहीं रह रहा कि वो हायर प्रॉफिट शो करके स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग चाह रहा है, यानी न्यूट्रल ना रहने की वजह बता के आइएगा। ये 2-3 पास पेपर के भी जवाब पढ़ेंगे, आपको बात समझ आ जाएगी। बताएं न्यूट्रल, इधर देख लो बस, बॉस क्यों नहीं न्यूट्रल, वो हायर प्रॉफिट शो करके स्टॉक एक्सचेंज में, इंटेग्रिटी में कोई स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग लिख के आने की जरूरत है। इंटेग्रिटी में कहिएगा कि बॉस उससे ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई करने को कह रहा है कि प्रॉफिट हाई आ जाए, ये कौन सी बात हुई। और प्रोफेशनल बिहेवियर में भी बस तक ये लाइन लिखाइएगा कि ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई करने को कह रहे हैं जहां हायर प्रॉफिट आए, ये कोई बिला वजह एरियाज पकड़ के प्रॉफिट हाइक शो नहीं करते होते। लेकिन पूरे सवाल में से लॉजिक ढूंढ लीजिएगा बॉस गलत करने को क्यों कह रहा है, वो फिर जरूर ऑब्जेक्टिविटी में लिखाइएगा। अच्छा सिमिलरली इधर जरा रिवाइज करें कि उमर शेख एसीए है और आबिद को रिपोर्ट करे जो एफसीए है। सीएल हमारी ऑर्गेनाइजेशन बैंक से लोन लेने जा रही है ताकि बाहर के मुल्कों में अपना कारोबार बढ़ाएं। बैंक ने बहुत ज़्यादा रेट दिया है। जब बैंक के उससे मीटिंग हो रही थी ईवीपी से, एग्जेक्टिव वाइस प्रेसिडेंट से, तो उमर शेख जो छोटा सीए था वो भी मौजूद था। तो बड़े सीए ने उधर बातें करनी शुरू कर दी कि मेरे बेटे के लिए लोन चाहिए, मेरे बेटे ने लोन के लिए अप्लाई किया, अभी तक आप लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। उसने कहा हम आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे, परेशान ना हो, और हम इस मैटर को भी देख लेंगे, ये आपके बेटे के लोन का। मीटिंग एंड हुई,
तो आबिद ने उमर शेख को कह दिया कि आप ऐसा करो, डायरेक्टर्स के लिए जाके एक प्रपोजल बना दो। इसमें ना ये जो सवाल, वो जो हाउ टू राइट डाउन है, उसमें कौन कौन से लिख के आने हैं, उनमें जरा देखिएगा कि एक कैटेगरी के सारे सवाल हैं और दूसरी कैटेगरी के सारे सवाल हैं। 3 कैटेगरी के सवाल आते हैं। एक बॉस एम्प्लॉय को गलत काम करने को कह रहे हैं जैसे ये, दूसरे सवाल आते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी वाले, और तीसरे आते हैं जिसके पास लिटिल अकाउंटिंग नॉलेज होता है। तो वो जरा देख लीजिएगा कौन से सवाल हैं, उनमें से हर टाइप का एक एक सवाल भी आप याद कर लेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी हो जाएगा, तो वो चलेगा। लेकिन सेफगार्ड जरूर याद करके आइएगा, सेफगार्ड्स भी जरूरी हैं। तो यहां पर आप बॉस एम्प्लॉय को क्यों गलत काम करने को कह रहे हैं, बैक एंड पे सारी रीजन सोच के मुझे बता दें, यहां पे क्यों ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। ये दोनों बातें लिख के आ सकते हैं। यहां 2 बातें हैं, बेटे को लोन ले लें और फॉरेन मार्केट के अंदर हमारा बिजनेस एक्सपैंड हो जाए। लेकिन मेन बात मेरे ख्याल से बेटे को लोन वाली चल रही है थीम, वो लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर है। और इंटेग्रिटी में तो लिखाइएगा कि बिजनेस मीटिंग के अंदर पर्सनल बातें शुरू कर दी और हाई रेट के ऊपर लोन लेना, ये दोनों बातें इंटेग्रिटी की वायलेशन है। और प्रोफेशनल बिहेवियर में वही बातें जो इंटेग्रिटी में लिखी हैं कि बिजनेस मीटिंग में पर्सनल बातें शुरू करना, और जो है वो बेटे के लिए लोन वाली बातें शुरू करना, और दूसरा उसको नोट बनाना कि हायर इंटरेस्ट के ऊपर जो है, हायर रेट के ऊपर वो लो लोन। ये दोनों बातें इंटेग्रिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर में लिखाइएगा। लेकिन बैक एंड पे जो रीजन है जिस वजह से वो गलत काम करने को कह रहे हैं, वो जरा ऑब्जेक्टिविटी में याद से लिख के आइएगा। ओके, वापस आ जाएं IFRS 15। बस 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 मुक गया। कहाँ है ये? क्वेश्चन 6 जो भाई ने पूछा था, क्वेश्चन 6 नहीं, पास पेपर नहीं है, वो पीओ ओवर टाइम में। पेज 476, एक एंटिटी है जो कि मल्टी यूनिट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना रही है। कस्टमर ने एक बाइंडिंग सेल्स कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। अब ये साथ साथ साइमल्टेनियसली रिसीव एंड कंज्यूम भी नहीं हो सकता, और ये हमारे घर आके भी नहीं बना रहे, अपनी तरफ बना रहे हैं। अब इसमें वो 2 अलग क्राइटेरिया हैं। कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन पे द प्राइस ऑफ 1 यूनिट इज 3000, द एक्सपेक्टेड डेट इज 31 दिसंबर, द एंटिटी इज ईयर एंड इज ये, द कस्टमर पेज 10% नॉन रिफंडेबल। नॉन रिफंडेबल को कभी भी इनकम में ना लेके जाइएगा, अनलेस के कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाए, वो अलग बात है, फिर नॉन रिफंडेबल को रेवेन्यू में ले जाइएगा। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाए या और कुछ हो, नॉन रिफंडेबल पैसा हमेशा आपने, देखिए कॉलेज वालों ने अगर आपसे पैसा पकड़ लिया ना नॉन रिफंडेबल, इट डजंट मीन कि ये कॉलेज की इनकम है। कॉलेज जब आपको सर्विस देना शुरू करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी डेबिट करके रेवेन्यू क्रेडिट करना शुरू कर देगा बस। नॉन रिफंडेबल पैसा इनकम नहीं होता, ये लाइबिलिटी होता है। माना कि वापस नहीं करना होता, लेकिन हम एंट्रीज करते हैं कैश डेबिट, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड तब होता है जब कंट्रोल ट्रांसफर हो, इसलिए इसको रेवेन्यू में नहीं लेके जा सकते। तो अच्छा, कस्टमर विल मेक प्रोग्रेस पेमेंट, इस वजह से हमने कॉन्ट्रैक्ट एसेट का लफ्ज यूज किया था, वो कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आगे चलें। कॉन्ट्रैक्ट, अब वो दूसरे में 2 बातें थी। एक ये बातें थी कि या कॉन्ट्रैक्ट में कस्टमर कह दे तुम किसी को चीज नहीं बेच सकते, या वो एसेट ऐसा स्पेशल नेचर का किसी को बेचा ही नहीं जा सकता। अब उन 2 में से तीसरे में जो 2 बातें थी, एक बात पूरी हो गई, पहली वाली, कॉन्ट्रैक्ट ने मना कर दिया ये किसी को बेचा नहीं जा सकता। तो जरूरी नहीं ये एसेट स्पेशल नेचर के, लेकिन अब स्पेशल नेचर का बन गया क्योंकि कस्टमर ने मना कर दिया तुम किसी को बेच नहीं सकते। अब दूसरा सवाल है कि परफॉर्मेंस कंप्लीटेड टू डेट के पैसे लेने का हक है या नहीं। उसके लिए हमने दूसरा वाला स्काई ब्लू ये हाईलाइट किया हुआ है। वो क्या है? कस्टमर के पास कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने का राइट नहीं है, अनलेस के सेलर परफॉर्म, वो तो और बात है। कस्टमर के पास टर्मिनेट करने का राइट नहीं है। अगर कस्टमर फिर भी टर्मिनेट कर देता है, अगर कस्टमर, अच्छा ऊपर सवाल में क्या लिखा हुआ था? कस्टमर के पास टर्मिनेट करने का राइट नहीं है। हमने क्या कहा था? इफ कस्टमर कैनॉट कैंसल, बाय डिफॉल्ट सेकंड स्टेप पूरा हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट सेकंड स्टेप पूरा हो जाएगा। क्योंकि देखिए कस्टमर अगर कैंसिल नहीं कर सकता तो सेलर मजबूत हो गया, सेलर मजबूत हो गया, तो बाय डिफॉल्ट दूसरा स्टेप पूरा हो जाएगा। लेकिन इसमें आगे लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में वाजे तौर पे, अगर कस्टमर फिर भी कर दे, कर नहीं सकता, अगर कस्टमर फिर भी कर दे तो
एंटिटी के पास राइट है ऑफ द कंसिडरेशन प्रॉमिस्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, सारे के सारे पैसे ले सकता है अगर वो अपनी तरफ से काम पूरा करता रहे, वो तो हमारे हाथ में इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। अच्छा, अब इसका सिनेरियो हमने ये बनाया था, इफ कस्टमर कैनॉट कैंसल बट ही स्टिल कैंसल्स, उस सूरत में इफ एंटिटी हैज अ राइट टू डिमांड मनी, और कोर्ट्स ने भी इसको एस्टेब्लिश किया हुआ है कि उसे मनी मिल जाएगी, तो कस्टमर कैंसिल कर तो नहीं सकता, लेकिन अगर कर दे तो भी सेलर के पास हक है पैसे मांगने का, कोर्ट्स इसको राइट दे रहे हैं, तो फिर भी सेकंड स्टेप पास है। और अगर खुदा ना खासे ऐसी लेजिंग देखते कि कस्टमर कैंसिल कर नहीं सकता, लेकिन अगर कर दे तो पास्ट का तजर्बा यह है सेलर्स का कोई वाली वारस नहीं होता, सेलर्स बिलाए रुल रहे फिर रहे होते हैं, यार कस्टमर तूने कहा था कैंसिल नहीं करोगा, तूने फिर भी कैंसिल कर दिया। अगर खुदा ना खासे की ऐसी लाइन आ गई तो फिर सेलर वीक हो जाएगा, ये लाइन मैंने लिखवाई नहीं थी कि भी आ सकती है। तो ये दो तीन बातें थी, ये अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि सेकंड स्टेप का अंदाजा हो जाए। इसलिए रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है ओवर टाइम। अच्छा, अब वो आ जाए डिस्टिंक्ट वाला, पेज 449। ये कौन सा पार्ट चल रहा है भाई? डी। ठीक है, कल या परसों ना इसका पार्ट ई छोटा सा बना लेंगे डिस्टिंक्ट के ऊपर। मैं कोशिश करता हूँ इसमें कुछ ऑलरेडी लिख के आपको दे दूँ ताकि उसी को याद करके आपको जो है वो बात क्लियर हो जाए। थोड़ी सी इस पर मैं वर्किंग कर लूँगा तो आपको भी ज़रा फ़ायदा हो जाएगा इसका। तो इसको इंशाल्लाह कर लेंगे कल या परसों ऑनलाइन जूम मीटिंग कर लेंगे, या फिर इधर कॉलेज आया हुआ मैं परसों तो फिर कर लूँगा, क्लोज कर दूँ। नहीं, ये इधर देख लें, तस्वीर खींच लें अभी। कुछ भी अगले पार्ट में मैंने आपसे बात करनी हुई इंशाल्लाह कर लेंगे, बस वो पार्ट नहीं होगा, वो पार्टी सी होगी। नहीं 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 नहीं, इंशाल्लाह अब कुछ नहीं है। और बस एक बच्चे ने जाते हुए स्टेटमेंट दी थी, अब ये बाकी तो नहीं सुन सकेंगे जिनके लेक्चर कंप्लीट नहीं होने, ऑनलाइन वाले कुछ एंड पे ऐसी कंप्लीट तो होने चाहिए कि बस सारी क्लासें ले ली थी और फिर पास भी हो गया। तो हमारा ये काम होता है, बस सारी क्लासें बैठ के ले लें। पेपर अटेम्प्ट करने वाला, हाँ वो फिर उसी पार्ट में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। वो पेपर अटेम्प्ट करने वाला उसी पार्ट के अंदर डिस्कस कर लेंगे। ये अच्छा वो आपने याद करा दिया। तो ये दो बातें हो गई जी। हाँ, वर्किंग 5 कोई मसला नहीं। इसका हल ये है कि आप सवाल के अंदर जो आपने वर्किंग 8 करनी है ना, उसको 2 3 4 करके कर देना। P2S S2P गेन ऑन फिक्स्ड एसेट, वो वाली वर्किंग कर देना बीच में। कुछ 2-3 वर्किंग तो होती है ना 7 8 9 वाली, वरना गुडविल की इंपेयरमेंट ही खोल के 10% कर देना, वर्किंग 2 खुल जाएगी। तो बीच में 2-3 वर्किंग अपनी तरफ से डाल देना जी। रिवीजन का लेक्चर नोट्स की तरतीब से चलना चाहिए, वैसे ज़्यादा बेहतर ये है। और लेक्चर नोट्स की तरतीब से चलते आपके रिवीजन प्लान ऑलरेडी ऑटोमेटिकली उसमें कवर हो जाएगा। लेकिन उसमें ये देख लिया करो कि ये सवाल मैंने 1000 दफ़ा क्लास में पहले किए हैं, मैं अब ये दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही चैप्टर को पकड़ें उसका सारा करके, नहीं, ये 4 से 5 दिन में पूरा सब्जेक्ट खत्म कर देना चाहिए, और इसका कोई हल नहीं है। एक ही सिटिंग में 4 से 5 दिन में फारग हो जाता है पूरा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। बोलें क्या बोल रहे हैं? हाँ, 4-5 दिन तो एक बुक को लगने चाहिए असूली तौर पे। मेरे जहन में तो यही होती है ऑप्शन। नहीं, उन दिनों में नहीं, हर एक का अपना अपना तरीका है। हमारा तरीका हमारे टाइम में ये था। बहरहाल हो सकता है कोई और कुछ और तरीका बता रहा हो। रिवीजन प्लान लेक्चर्स के हिसाब से कैसे बन सकता है? वो टॉपिक वाइज है, यानी कि ओवरऑल कंप्लीटनेस है। तो बेहतर है आप लेक्चर प्लान के एतबार से चलो, एंड पे रिवीजन प्लान के सवाल टिक कर लिया करो।
नहीं, लेक्चर प्लान के एतबार से वो एक लेक्चर प्लान के एतबार से थोड़ा सा की हुए, लेकिन ये रिवीजन प्लान लेक्चर प्लान से कंसिस्टेंट हो जाए वो तो बहुत ही मुश्किल है। वो तो अब आप लेक्चर प्लान से चलो, लेक्चर प्लान से चलो, एंड से रिवीजन प्लान के सवाल टिक कर लिया करो पास पेपर के। हाँ नहीं, ऐसी चीज कोई शेयर नहीं है कि रिवीजन प्लान में जो सवाल लिखे हुए हैं उनके आगे लेक्चर का नंबर लिखा हो ब्रैकेट में, फिर रिवीजन प्लान में जो सवाल है उनमें लेक्चर का नंबर लिखा हो। हाँ मतलब सारे लेक्चर कंबाइंड 116 पीडीएफ वो इकट्ठा आ चुका हुआ ग्रुप में। ठीक है, चलें, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।